तो आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, जंग रुकी है या जंग अभी भी जारी है? सच क्या है? ट्रंप का सीज फायर, लेकिन नेतन्याहू आखिर क्यों फायर? तस्वीर देखिए जरा। पहली, सीज फायर से पहले ईरान का यह ब्रिज उड़ा दिया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से। युद्ध विराम का जो ऐलान हुआ उससे पहले तेहरान में यह ब्रिज उड़ा दिया गया जैसे धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बाद रात होते होते देर रात तक ट्रंप का ट्वीट आया कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। उसके बाद देखिए जरा, जश्न मनना शुरू हुआ। ईरान ने इसे अपनी जंग घोषित कर दिया और अमेरिका और इजराइल के झंडे जला दिए गए, फूंक दिए गए। तो एक तरफ ईरान जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ इजराइल धमाके कर रहा था। इजराइल ने सीज फायर नहीं माना लेबनान को लेकर। इजराइल ने लेबनान पर मिसाइल दाग दी। तो इजराइल मिसाइल दाग रहा था, लेकिन तेहरान में लोग सड़कों पर थे, झंडे लेकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तो तेहरान में हमले रुक चुके थे, लेकिन लेबनान में हमले जारी थे। नेतन्याहू एक एक कर गोले दाग रहे थे। हमले लेबनान के बेरूत में हो रहे थे। इजराइल सीज फायर के बाद भी युद्ध विराम नहीं मान रहा था। उसका कहना था कि लेबनान में हमले रोकना युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। उस हिजबुल्लाह पर धमाके हो रहे थे जो ईरान के लिए खड़ा होकर मिसाइलें दाग रहा था। ये आप लेबनान की तस्वीरें देख रहे हैं, चारों तरफ तबाही। في عالم بالبلاد هيدي الضربة القوية اللي ورا رفاعي. هاي الضربة القوية. और लेबनान में नेतन्याहू के हमले अभी भी जारी हैं। सीज फायर के बाद भी भारत में देखिए जरा, श्रीनगर में लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। अमेरिका रुक गया, लेकिन नेतन्याहू नहीं रुक रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने लेबनान पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो ईरान समेत कई जगह जश्न शुरू हो गया। दुनिया मानने लगी कि जंग रुक गई और तेल से लगी आग अब बुझ जाएगी।
अमेरिका इसराइल जो है उन्होंने ईरान पर नाजायज जंग थोपी थी, आज उसका 40 दिन के बाद उन्होंने खुलासा भुगता। लेकिन नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं थे। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बमों की बरसात कर दी और ऐलान कर दिया कि वो लेबनान पर हमले रोकेंगे नहीं। तो क्या नेतन्याहू ट्रंप के सीज़फायर को भी नहीं मानते? युद्ध विराम के जिस समझौते पर अमेरिका और ईरान तक मान गए, उसे नेतन्याहू क्यों नहीं मान रहे? क्या नेतन्याहू की जिद फिर से जंग की आग को भड़काएगी और मिडिल ईस्ट में और बड़ी तबाही लाएगी? अब आइए आपको बताऊं कि अभी भी कैसे इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। लेबनान के शहरों का हाल देखिए जरा क्या हो गया है। शुरुआती लगभग 8 से 10 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये वहां का टायर सिटी है, लेबनान का टायर सिटी का हाल देखिए। كذا غارة على مدينة سور، كذا غارة على مدينة سور. الله أكبر. كمان بسور كمان ضربوها ونزلوها. كذا غارة على مدينة سور، كذا غارة على مدينة سور. الله أكبر. كمان بسور كمان ضربوها ونزلوها. अब सवाल यह है कि नेतन्याहू क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्या वजह है? क्या ईरान से युद्ध विराम के लिए नेतन्याहू राजी नहीं है, इसलिए ट्रंप के ऐलान के बाद भी नेतन्याहू और उनकी सेना रुक नहीं रही है? बल्कि सीज़फायर ऐलान के बाद लेबनान में 5 जगहों पर भीषण हमले हुए। दक्षिणी लेबनान के टायर और सिडोन जैसे शहरों पर भारी बमबारी की गई। इजराइल के ताजा हमलों में लेबनान में 8 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल हिजबुल्लाह को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है और उसे लगता है कि युद्ध विराम हिजबुल्लाह को मजबूत होने में मदद करेगा। फॉक्स न्यूज के मुताबिक इजराइल सीज़फायर की शर्तों से खुश नहीं है। ट्रंप के सीज़फायर ऐलान पर भी उसने शर्तों के साथ समर्थन दिया है। नेतन्याहू ने कहा ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा और हम हमले बंद करने होंगे, और इजराइल लेबनान पर हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखेंगे। जबकि सीज़फायर में ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने की मांग की है। अब ईरान की तरफ से भी वार्निंग दी गई। सीज़फायर के बाद भी लेबनान पर अटैक से ईरान आग बबूला है। ईरान ने इजराइल को तुरंत हमले रोकने की धमकी दी है और कहा है कि अगर लेबनान में गोलीबारी कुछ घंटों में नहीं रुकी तो हमारी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी करेगी। यानी अगर नेतन्याहू ने हमले लेबनान पर नहीं रोके तो फिर से ईरान तेल अवीव पर अटैक शुरू कर देगा। तेल अवीव समेत पूरे इजराइल को मिसाइल और ड्रोन से दहला देंगे। अब सीज़फायर के बाद हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी रोक दी है, तो नेतन्याहू की सेना को भी लेबनान पर हर तरह के हमले बंद करने चाहिए, यह ईरान का कहना है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, आईडीएफ का क्या कुछ कहना है और डिफेंस मिनिस्टर हैं लेबनान के, वो क्या कह रहे हैं। इजरायली सेना ने सैकड़ों हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाया है। लेबनान में हमारी सेना ने उन पर अचानक धावा बोला। ये हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमने हिजबुल्लाह नेता को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेबनान में जंग जारी है। सीज़फायर में लेबनान में हमले रोकने की बात नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना कार्रवाई कर रही है। आम लोगों को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। वहां आसपास के लोगों को हम घरों के बाहर जाने की अपील कर रहे हैं। लेबनान में जो लोग इजरायली सेना की अपील नहीं मानेंगे वो अपनी जान का खतरा मोल लेंगे। और हमारे सहयोगी नजीर खुद लेबनान में बेरूत में भी थे, वो उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। नेतन्याहू और इजराइल अभी भी वहां हमला कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर घोषणा के कुछ ही मिनट बाद इजराइल ने यहां लेबनान में एक बहुत बड़ा हमला किया, वो भी एक कॉफी शॉप पे। कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं, लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इसमें साफ लग रहा है, देख लीजिए तबाही कहां हुई है। एक कॉफी शॉप था जिस पे हमला हुआ, ये देख लीजिए तबाही। और इस कॉफी शॉप पे, क्या कॉफी शॉप भी हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन बन गई है? दुकानों की हालत इन पूरी, ये दुकान थे, शॉपिंग मॉल था, ये देख लीजिए पूरा मार्केट प्लेस, इसकी क्या हालत बनाई गई है। दोनों तरफ से, ये एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से इस मार्केट को पूरा खत्म किया गया है ताकि यहां जिंदगी का कोई आसार न रहे। यह कई मंजिलों की इमारत थी,
चश्मजदन में इसको जमीन बोस कर दिया गया है। ये यहां फूलों की दुकान थी, ये देख लीजिए इस साइड फूलों की दुकान थी, मिसाइलों ने इसे मलबे में तब्दील किया है। तो नजीर की आप रिपोर्ट देख रहे थे, अब यहां ये सवाल उठ रहे हैं तो फिर आखिर ये युद्ध विराम कैसा है, ये सीजफायर कैसा है जिस सीजफायर के बाद भी अटैक हो रहे हैं, या नेतन्याहू ट्रंप की सुन नहीं रहे हैं। फिर और देखिए, ये आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जिस पर इजराइल ने अटैक किया है, इजरायली सेना ने। अब सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना क्या करने वाली, इजरायली कमांडर्स बैठक कर रहे हैं, उनके लिए क्या जंग रुक गई है या उनके पास कोई और बड़ा प्लान है? क्योंकि पहले गाजा, फिर लेबनान, फिर ईरान और फिर अभी भी लेबनान में अटैक जारी है। तो सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध विराम कैसा हुआ है, इसमें शर्तें क्या हैं और क्या वो शर्तें मानी जा सकती हैं? क्या शर्तें हैं दोनों तरफ से? ईरान का प्रस्ताव, जो पहली शर्त है, ईरान के खिलाफ कोई नया आक्रमण नहीं होगा। असलियत क्या है? सीजफायर के बीच भी ईरान पर हमले हुए हैं। दूसरी शर्त है, हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल होगा। इसकी असलियत यह है कि अमेरिका यहां टैक्स देने पर तैयार नहीं होगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि हॉर्मूज से शिप गुजरे तो कोई उस पर टोल दे। तीसरी शर्त है, सभी परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए जो अमेरिका ने लगाए। असलियत यह है कि सीजफायर के बाद ट्रंप ने कहा परमाणु संवर्धन की अनुमति नहीं, यानी जो परमाणु को शुद्ध ईरान कर रहा था, इनरिच कर रहा था, इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन यह शर्त का हिस्सा है। चौथी शर्त, जब्त $100 बिलियन वापस मिले ईरान को, जो बैंकों में फ्रीज थे उनके। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर इस पर बात करने की बात कर रहा है। पांचवी शर्त है, सभी दूसरी तरह के प्रतिबंधों को हटाया जाए जो सैंक्शंस ईरान पर अमेरिका और दूसरे देशों ने लगाए। इसकी असलियत यह है कि टैरिफ और सैंक्शन राहत पर बातचीत करेगा अमेरिका। छठी शर्त है, मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना वापस हो, सैन्य अड्डों पर जो ट्रंप की सेना मौजूद है। इस पर असलियत यह है कि अमेरिका शायद ही इसके लिए तैयार होगा क्योंकि उसके वहां सैन्य अड्डे। सातवीं शर्त है, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति हो, यानी लेबनान में जो इजराइल हमले कर रहा है वो भी समाप्त हो। असलियत यह है कि इजराइल के लेबनान में हमले अभी भी जारी। आठवीं शर्त है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सभी प्रस्तावों को समाप्त किया जाए। इस पर असलियत यह है कि ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगेगा। नवा प्रस्ताव यह है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को समाप्त करना है, यानी अमेरिका ने ऐसा भरोसा नहीं दिया अब तक इस शर्त पर। और आखिरी और 10वीं शर्त है, ईरान को हर जाने का भुगतान हो, जो भी जंग में नुकसान हुआ है वो पैसा ईरान को दिया जाए। इसकी असलियत यह है, ट्रंप कह रहे हैं जंग से हमें खुद भारी नुकसान हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति, दोनों को सुनिए। हमारे पास मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की शक्ति है। ईरान ने दया का रास्ता चुना। ट्रंप ने उन लक्ष्यों को बख्श दिया क्योंकि ईरान ने भारी दबाव में आकर सीजफायर स्वीकार किया। नए ईरानी शासन ने समझ लिया था कि समझौता उस भाग्य से कहीं बेहतर था जो उनका इंतजार कर रहा था। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान इस सीजफायर का पालन करे, साथ ही बातचीत की मेज पर आकर समझौता करे। हम डटे रहेंगे, तैयार रहेंगे, सतर्क रहेंगे। हमारे सैनिक रक्षा के लिए तैयार हैं, आक्रमण के लिए तैयार हैं और किसी भी क्षण फिर आरंभ करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जाए, लेकिन अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। उन्होंने हमें ईरान को भरोसे में लेकर बातचीत करने को कहा था। मुझे लगता है कि ईरान ने सही फैसला लिया है। तो सवाल यह है, शर्तें तो लंबी चौड़ी हैं, लेकिन क्या उन शर्तों को माना जा सकता है? क्या अमेरिका मानने को तैयार है? और शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो सीजफायर कैसा? क्योंकि ईरान की रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया, सीजफायर के बाद अटैक हुआ है।
आप देख रहे हैं सिर्फ ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक नहीं हुआ, ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ तो हमला यूएई पर हो गया सीज फायर के बाद, हमला कुवैत पर हो गया सीज फायर के बाद। तो फिर कैसी जंग रुकी है? सबसे पहले देखिए, सीज फायर के बाद ईरान के लवाना द्वीप पर हमलों से जोरदार धमाका हुआ। लवाना में एक तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। सीज फायर ऐलान के कुछ घंटों बाद यह हमला हुआ। एक साथ कई हमलों से रिफाइनरी में आग लग गई है। फारस की खाड़ी में यह ईरान का अहम तेल केंद्र है। सीज फायर ऐलान के बाद हमले से हालात और बिगड़ सकते हैं। अपने ऑयल सेंटर पर हमले से ईरान भड़क सकता है। आईआरजीसी ने साफ कहा है, हमारा हाथ ट्रिगर पर है, हम दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, कुवैत पर अटैक हो गया। सीज फायर के बाद ड्रोन अटैक हो गया कुवैत पर। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमले की पुष्टि की और कहा, हमने ईरान के 28 ड्रोन नाकाम कर दिए। ईरान ने ऑयल सेंटर और पावर प्लांट को निशाना बनाया। पानी के कई डिसैलिनेशन प्लांट पर भी उसने हमला किया। ईरान ने हमले से कई जगह बड़ा नुकसान का दावा किया। यूएई पर अटैक हो गया। युद्ध विराम के बाद यूएई में भी ईरानी हमलों से कोहराम मचा है। अबू धाबी के गैस प्लांट पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया गया। यूएई ने कहा है, एयर डिफेंस से हमने ये सारे हमले नाकाम कर दिए, लेकिन प्लांट में एक मिसाइल गिरने से आग लगने की भी खबर है। ईरानी हमले से एक भारतीय समेत 3 के घायल होने की भी खबर है और फिलहाल प्लांट का कामकाज रोकना पड़ गया है। दूसरी तरफ बहरीन पर भी हमले हो गए, इसीलिए सीज फायर पर सवाल उठ रहा है। बहरीन में मिसाइल हमले के अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चेतावनी जारी की गई। राजधानी मनामा सहित कई इलाकों में धमाके सुने गए। ईरान के हमले से बहरीन में एक घर में आग लग गई। ईरान के ताजा हमले से लोगों के घायल होने की भी खबर है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर अटैक हो गया। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हॉर्मूज का एक विकल्प है। ईरान ने सऊदी पर कई ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। सऊदी ने 5 मिसाइलों को बीच में ही मार गिराया है। तो सवाल यह है कि यह सीज फायर कितने दिन चलेगा? हुआ 14 दिन है और चला 4 घंटे भी नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व राजनयिक दीपक बोरा साहब। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मर्क्यूरियल आदमी है, अपना इरादा बदलते रहते हैं, फैसले बदलते रहते हैं। जब एक तरफ से कह रहे थे कि मैं उनकी सभ्यता को मिटा दूंगा एटसेट्रा, दूसरी तरफ फिर उसने एकदम से समझौता कर लिया, एक ऑफर कर दिया कि भाई 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। तो ये उन्होंने कुछ किया है जो काफी अनएक्सपेक्टेड है। ईरान में तो लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप को कोई शाबाशी नहीं मिली है कहने के लिए, क्योंकि जहां वो कहता रहा हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, वो नहीं कर पाया। अगर ये अग्रीमेंट इंप्लीमेंट होता है, और ये मुझे पता नहीं कि ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट के 2 घंटे के बाद फिर मिसाइलें उड़नी शुरू हो गई थी। आज सुबह भी थोड़ी देर पहले मेरे फ्रेंड्स ने, इजराइल वालों ने बताया कि एक और मिसाइल आ गई थी वहां से। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सीरियस है, कौन किस पे भरोसा करता है, ये बहुत जरूरी बात है। तो अब सवाल यह है कि कितने दिन की शांति है, और खबर यह है कि ईरान से शांति वार्ता के लिए नहीं जाएंगे जेडी वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति शांति वार्ता के लिए नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के साथ होनी है ये शांति वार्ता। न्यूयॉर्क पोस्ट से बोले राष्ट्रपति ट्रंप, सुरक्षा कारणों से नहीं जा सकते जेडी वेंस। तो अब सवाल यह है कि 2 हफ्ते के लिए कागजों में ही सही जंग रुकी है, उसके बाद तेहरान में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। कितने दिन जंग रुकी है ये भी कोई नहीं जानता। ये तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं जंग के बाद। चारों तरफ तबाही का मंजर, तबाही का आलम नजर आ रहा है। और सीज फायर के बाद देखिए जरा, रक्षा मंत्री ने बैठक की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और मिडिल ईस्ट पर ही यह बैठक हुई है। खबर यह भी है कि विदेश मंत्री भी यूएई जाने वाले हैं। 9 अप्रैल से यूएई के दौरे पर हैं। भारत के लिए इस जंग के बाद बहुत से सबक भी हैं कि भारत को अब क्या कुछ तैयारी करनी है, आगे कभी ऐसा हो भविष्य में, इसलिए उससे पहले क्या तैयारी करनी। और इस बीच जो भी भारतीय ईरान में है उनसे कहा गया है फौरन ईरान छोड़ दें।
ईरान में फंसे भारतीयों के लिए भारत ने एडवाइजरी जारी की है। कहा है जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकल जाएं, बिना इजाजत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने की कोशिश ना करें, भारतीय दूतावास से संपर्क और तालमेल कर आगे बढ़ें। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद यह एडवाइजरी जारी की। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। सीजफायर ऐलान से पहले भारतीयों से अपील की थी, कहा था ईरान में 48 घंटों तक जो भारतीय जहां है वहीं रहे, ईरान के मिलिट्री सेंटर और पावर प्लांट से दूर रहें, बहुमंजिला इमारतों में हो तो ऊपर के फ्लोर से दूरी बनाएं, और अब तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। क्या भारत को लगता है कि हालात कहीं फिर न बिगड़ जाएं, इसलिए उससे पहले जो भारतीय फंसे हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त 9000 भारतीय ईरान में थे। इनमें से ज्यादातर छात्र वहां काम करने या पढ़ने के लिए गए थे। अब तक करीब 1800 लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है और भारत बाकी लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। We have issued a statement. हम इस संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हम पहले भी लगातार कहते रहे हैं, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति जरूरी है। इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को भारी तकलीफ और नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल एनर्जी और व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू होगी। मिडिल ईस्ट और ईरान में भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम वहां बनाया है, जहां मिशन हेल्पलाइन, सलाह और वीजा पारगमन और रसद संबंधित सहायता प्रदान कर रहे हैं। खुले हवाई क्षेत्रों से उड़ान जारी है और 28 फरवरी से अब तक लगभग 7.88 लाख यात्री भारत आ चुके हैं। प्रतिबंधित क्षेत्रों से निकासी पड़ोसी देशों के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है। ईरान में जहां लगभग 7500 भारतीय फंसे हैं, एक नई सलाह जारी कर जल्द से जल्द निकलने का आग्रह किया है और 1864 नागरिकों को पहले ही अर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकाला जा चुका है। We hope that this development in West Asia will also encourage. अब सवाल यह है, सीजफायर की शर्तें तो आ गई, लेकिन क्या अमेरिका सीजफायर की शर्तों को मानेगा? उसमें एक शर्त यह भी है कि जितने सैनिक, जितने जवान अमेरिका के मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद हैं, यूएई में, कुवैत में, कतर में, जहां भी उनके बेसिस पर मौजूद हैं, उन सैन्य ठिकानों को अमेरिका को खाली करना होगा। अमेरिका को अपनी सेना वहां से हटानी होगी। देखिए जरा अमेरिका की सेना कहां कहां मौजूद है। देखिए कतर में अमेरिका के 10,000 जवान हैं, यहां से हटाएगा क्या अमेरिका? कुवैत में 13,500 जवानों की तैनाती है इस वक्त। बहरीन में 9,000 जवान डिप्लॉय किए गए। यूएई में भी 5,000 जवान अमेरिका के मौजूद हैं। जॉर्डन में 3,000 जवान हैं, शर्त में शामिल है इन सबको यहां से हटाओ। इराक में भी 2500 अमेरिकी जवान मौजूद हैं। सऊदी अरब में 2300 अमेरिकन सोल्जर्स हैं। ये मिडिल ईस्ट के देश, ईरान के आसपास के देश, जहां सीरिया में देखिए 1000 अमेरिकी जवान हैं, तो यहां से अमेरिका क्या अपने जवान हटाएगा? हरगिज नहीं हटाएगा। तो शर्त का एक ये प्रस्ताव पहले ही खारिज हो जाता है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि हॉर्मुज पर टोल लगाएगा, यानी जितने तेल और गैस के जहाज गुजर रहे हैं उससे पैसा लेगा। अब एआई पर बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए। एक और ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया सोशल मीडिया पर। Very serious situation. 3, I'm ready. One last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. You got 10 seconds. Believe me, you don't want this. 5 seconds. Very serious situation. 3, I'm ready. One last chance. You know what? Forget it. Let's do this the smart way. We talk. Okay. Let's make a deal. That's a good point. I'll take it. Best negotiation I had today. You got 10 seconds. देखिए जरा, ये हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है, जहां से
तेल और गैस के वेसल निकलते हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने हॉर्मूज को लेकर भी शर्तें रख दी। ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मूज पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा और जब तक सीजफायर रहेगा तब तक हॉर्मूज रूट खुला रहेगा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इंटरनेशनल वाटर रूट माना जाता था, यानी दुनिया भर के तेल और सामान वाले जहाज आ जा सकते थे, लेकिन ईरान अब इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मान रहा है, यानी जिस जहाज को वो मंजूरी देगा वही यहां से गुजरेगा। ईरान अब हॉर्मूज से गुजरने वाले हर जहाज से पैसा वसूलेगा। दावा है ईरान जहाजों से $20 लाख तक वसूल सकता है। भारतीय करेंसी में यह करीब 16 से 17 करोड़ रुपए होंगे और बताया जा रहा है कि ईरानी सेना इसका पूरा जिम्मा संभालेगी। टोल से जो वसूली होगी इसका इस्तेमाल तबाही की भरपाई में होगा और अगर 2 हफ्ते बाद सीजफायर की अवधि आगे बढ़ती है तो ईरान हॉर्मूज टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और ईरान इसका प्लान तैयार कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान दोनों का क्षेत्राधिकार है और इसी वजह से दोनों देशों को शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। अब सुनिए, सीजफायर होना जो इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम किसी भी तरह से जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग हमेशा ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई है। ईरान जीता है जो ईरान ने शर्तें रखी थी, जिसको अमेरिका ने कबूल किया है, तो ईरान फत और कामयाब हुआ है। ईरान को जो है वो कामयाबी मिली है कि जो शर्तें रखी है ना, मिसाल के तौर पर मैं और आपके बीच में मामला होता है, मैं अगर शर्तें रखता हूं तो अगर आप मान जाते हैं तो इसका मतलब जो है वो जीता मैं हूं। हक की सच की फतह हुई है। ये किसी मुल्क या किसी जात, किसी फिरके की नहीं है, ये तमाम आलम इस्लाम में इंसानियत की जीत हुई है। हक जीता है और जो सच झूठ था वो हार गया है। ईरान की फतह हुई है और सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से जो 10 शराइत हैं सीज फायर की, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी 2 हफ्ते के लिए। जमाना देखेगा कि कल खैबर में 40वें दिन जब तक मौला अली आए और मौला अली ने आके फतह दिलाई। और अमेरिका के दरमियान जो सीज फायर का ऐलान हुआ है ये बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही वेलकम स्टेप है और इसका हम लोग दिल की गहराइयों से इसको वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और ये न सिर्फ ये कि इन ममालिक के लिए बल्कि पूरे अरब खित्ते के लिए और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा ये जंग बनी हुई थी। सबको मुबारकबाद देते हैं, ईरान जीत गया है और मैं ये समझता हूँ ये दुनिया के लिए एक गुड न्यूज़ है कि एक दहशतगर्द और एक गुंडा कि जो पूरी दुनिया में आतंक मचाया था, ईरान ने उसके ऊपर लगाम लगाई और सुपर पावर को घुटनों में लेके आ गया, घुटनों पे लेके आ गया। आज ईरान ने उनकी 10 पॉइंट्स जो थे उसको अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। उसकी बिना पर ईरान ने ये जंग 2 हफ्ते के लिए सीज किया। इसको हम तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। अब सवाल ये है, सीज फायर पर दुनिया क्या कह रही, खासतौर पर वो नेता जो शुरू से इस जंग के खिलाफ थे, जो शुरू से चाह रहे थे ये जंग ना हो। उनमें एक आध नाम नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो मैक्रो हो, जो इस जंग के खिलाफ थे। मेलोनी को ऐसा माना जाता था अमेरिका के करीबी, लेकिन इस दौर में मेलोनी खुद भी जंग के खिलाफ रही और जिनपिंग भी। पुतिन और जिनपिंग पर तो यह भी आरोप लगे कि रूस और चीन साथ दे रहा था अब तक। देखिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। रूस कह रहा है ईरान जंग में अमेरिका इजराइल बुरी तरह हारे। हमने तो पहले ही कहा था यह युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन यह साफ नहीं है कि सीजफायर का नतीजा क्या होगा। यूक्रेन कह रहा है सीजफायर और हॉर्मूज स्ट्रेट का खुलना अच्छा संकेत है। अमेरिका रूस के खिलाफ भी ऐसा कदम उठाए कि वो यूक्रेन के खिलाफ हमले रोकने पर मजबूर हो। चीन का कहना है हम तो शुरू से शांति और सीजफायर ही चाहते रहे। चीन ने भी अपने स्तर पर जंग रुकवाने के प्रयास किए और हम शांति की दिशा में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। ब्रिटेन ने कहा सीजफायर से मिडिल ईस्ट और दुनिया को कुछ राहत मिलेगी। सीजफायर को अब स्थायी समाधान में बदलने की कोशिश हो। फ्रांस का कहना था सीजफायर का ऐलान बहुत अच्छा कदम है, लेकिन लेबनान में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए सीजफायर में लेबनान भी शामिल हो। और आने वाले दिनों में जर्मनी का कहना है आने वाले दिनों में और कूटनीतिक प्रयास किए जाएं और जंग का स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। स्पेन कह रहा है कि दुनिया में आग लगाने वालों की तारीफ नहीं कर सकता,
सीजफायर के बाद जंग के सभी फ्रंट खत्म होने चाहिए, और सभी फ्रंट का मतलब लेबनान भी है। सुनिए जरा दुनिया के नेताओं को क्या कह रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद हम सुरक्षा परिषद की बैठक कर रहे हैं। सीजफायर समझौते का स्वागत हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 2 हफ्तों तक सीजफायर बरकरार रहेगा। इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और बातचीत का माहौल बनेगा। फ्रांस 2018 से ऐसी बातचीत का समर्थन करता रहा है जिसमें ईरान के परमाणु, बैलिस्टिक और दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो। धमकी भरे बयान के बाद दुनिया भर में तनाव था। हम सीजफायर का स्वागत करते हैं। मिलिट्री एक्शन बंद करने का फैसला सही है। हम नहीं चाहते कि ईरान में किसी तरह के हमले हो, वहाँ के पुल, प्लांट पर कोई हमला हो। ये एक शानदार खबर है। हम काफी समय से सीजफायर की बात कर रहे थे। हम इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहते थे। ईरान में आम लोगों पर हमला अफसोसजनक है। ईरान की जवाबी कार्रवाई का असर भी दुनिया पर दिख रहा है। सबसे पहले चीन इस सीज फायर का स्वागत करता है। हम मध्यस्थता करने वाले देश पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। चीन ने हमेशा मिडिल ईस्ट में सीज फायर की मांग की है। चीन ने भी इस संघर्ष को खत्म करने में अपने तरफ से कोशिश की। अब सवाल ये है कि जंग बेशक रुक गई हो, लेकिन जंग खत्म होने के बाद बहुत से जख्म छोड़ जाती है। ये जख्म इजराइल को भी मिले हैं और ईरान को भी मिले हैं। तस्वीरें देखिए जरा। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको इजराइल की दिखाता हूं। इजराइल में भी चारों तरफ मलबा नजर आएगा, चाहे वो तेल अवीव की बात हो या किसी दूसरे शहर की बात कीजिए इजराइल की। इजराइल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको ईरान की तस्वीर दिखाऊं। ईरान के हालात इससे ज्यादा खराब है। लगातार बमबारी के बाद ईरान में दावा है 3000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। देखिए जरा, जंग क्या वाकई रुक गई है? पहला सवाल तो यही है। लेकिन जितनी भी रुकी है उसमें भी लाखों करोड़, 54 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए जरा ईरान का हाल। 40 दिन चली जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान ने चुकाई। मिसाइलों और हवाई हमलों से ईरान को कई मोर्चे पर झटका लगा। सरकारी आंकड़ों में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतें खंडर हो चुकी हैं। आखिरी चरण में ईरान के कई पुल को निशाना बनाया गया। बिजली प्लांट, परमाणु प्लांट पर कई हमले हुए। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जंग से ईरान पर कई दशक पीछे जाने का खतरा मंडरा रहा। इजराइल देखिए, ईरान के मिसाइलों ने इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इजराइल के 26 लोगों की मौत हुई है। ईरान के हमले में इजराइल के 7100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जंग की वजह से इजराइल में 1,38,000 करोड़ स्वाहा हुआ है। अमेरिका का और बुरा हाल है। अमेरिका को भी इस जंग में तगड़ा नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 17 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। युद्ध में 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि 300 से ज्यादा के घायल होने का दावा है। F-15E, F-35, A-10 सहित कई ड्रोन मार गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान अमेरिका का हुआ। अगर जंग दोबारा होती है तो 20 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, और सबका नुकसान मिला दें तो कुल नुकसान 54-55 लाख करोड़ रुपए हुआ है इस जंग से। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह और टीपी त्यागी साहब। अब ये लेवल आ गया है कि लड़ाई और क्या एस्केलेट हो सकती है। अब एस्केलेशन जो है सिर्फ टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है, बिहाइंड दी कर्टन, फ्रंट ऑफ दी कर्टन वगैरह वगैरह। अब आगे बात के प्रेशर किस पर था या किस पर नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन ईरान के ऊपर प्रेशर था। कब तक आप इस लड़ाई को कब तक खींचोगे? मैं मानता हूं जितना ईरान इस लड़ाई को खींचता है उतनी ही यूएस की डिफीट होती है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक उसके साथ नहीं खड़ी होती, ट्रंप के नेटो कंट्री नहीं खड़े होते हैं उसके, यूरोपियन कंट्री क्रिटिसाइज करते हैं। इस युद्ध में हुए सीज फायर के कई कारण हैं।
सबसे पहला तो ये कि ईरान के बारे में खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि उसके 50% मिसाइल और लॉन्चर्स अभी भी इंटैक्ट हैं। दूसरा, अमेरिका को जो नुकसान इसमें हुआ, यानी कि 18 लाख के ईरान के ड्रोन को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता था इंटरसेप्शन के लिए, उसकी कीमत 30 करोड़ और उससे भी ज्यादा। तो जंग रुकने के बाद भारत के अलग अलग शहरों में, खासतौर से जम्मू कश्मीर से जश्न की खबर आई। एक तरफ जम्मू में जश्न हो रहा था, भारत के बाजारों में भी जश्न हो रहा था। वो पहले तस्वीरें देखिए जरा, जम्मू की तस्वीर है। जम्मू में लोग मिठाई बांट रहे थे, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। भाई आप उल्टे हो दूसरी तरफ देखिए जरा, बांदीपुरा में देखिए जरा, बांदीपुरा में ड्रम बज रहे थे, जश्न में ढोल नगाड़े बज रहे थे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने युद्ध के दौरान चंदा करके बहुत दान किया था ईरान को। करगिल से भी इसी तरह की उस वक्त तस्वीरें आई थी। अब देखिए, जंग रुकने के बाद, सीज फायर के बाद करगिल में लोग जश्न मना रहे थे। है हमारी दर्स का हक कसीदा रास्ता, शहादतों का रास्ता, आदतों का रास्ता। और जैसे लोग खुश थे, ऐसे ही आज बाजार भी खुश था। देखिए जरा बाजार का हाल क्या था। सेंसेक्स 2946 अंक चढ़कर 77,563 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 874 अंकों की बढ़त के साथ 23,997 पर बंद हुआ। भारत के दोनों बाजारों में करीब 4% की बढ़त दर्ज की गई। सीज फायर से निवेशकों को 14 लाख करोड़ का फायदा हुआ। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे मजबूत हो गया। युद्ध विराम के बाद एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी रही। सोने चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए महंगा हो गया। इसकी कीमत 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 1 किलो चांदी में 13,000 रुपए की बढ़त हुई। चांदी का दाम 2,44,000 रुपए पर पहुंच गया। सोना 2026 में अब तक 19,000 रुपए महंगा हुआ है। वहीं इस साल चांदी 14,000 रुपए महंगी हुई है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, सीज फायर के बाद कच्चे तेल की कीमत 15% नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड गिरकर $94 प्रति बैरल पर आ गया। जंग शुरू होने से पहले $70 प्रति बैरल के आसपास था, फिर यह बढ़कर $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मार्केट्स को ऐसे लगता है कि जो 15 दिन के बाद भी जो होगा, जो टॉक्स होगी ड्यूरिंग दिस 15 डेज, वो अल्टीमेटली कोई ना कोई फाइनल ट्रूस और एक एग्रीमेंट पे ख़त्म होगी। और उसको चलते हुए हमने देखा कि ये जो इंडिकेशंस आया है कि भाई 15 दिन का सीज फायर, तो हमने फर्स्ट थिंग देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो $95 पे आ गए, 115 वाला। तो ये बड़ी ही मेजर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इंडिया है। क्यों कि हमारी 70-75% नीड, एनर्जी नीड्स जो है वो बाहर से होती है। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बाद और क्रूड ऑयल नीचे आने के बाद हमारा जो प्रीवियस जो एस्टिमेट्स हमारे थे, एजम्पशंस थे जीडीपी ग्रोथ के, जो बेस्ड ऑन 65 to 75, तो कहीं ना कहीं वो फिर से वो जोन में आ सकता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में बॉम्बिंग ईरान के ऊपर बंद की है, तब से पूरे दुनिया में मार्केट में उछाल आया हुआ है। गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं वो मजबूत हो रही हैं। ये दिखाता है कि दुनिया भर में जितने इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास अमेरिकन मार्केट सिस्टम में और ज़्यादा होता जा रहा है। लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यह युद्ध फाइनली लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जंग रुक गई हो, लेकिन जुबानी जंग नहीं रुकी है।
चाहे वो अमेरिका की बात हो या फिर ईरान की बात हो, दोनों एक दूसरे पर जुबानी मिसाइल से हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने एक तस्वीर जारी की सीजफायर से पहले, जब ईरान में महिला ब्रिगेड बंदूकों के साथ सड़कों पर नजर आई। अब देखिए जरा अमेरिकी शोले। अमेरिका कह रहा है सीजफायर के लिए ईरानी शासन भीख मांग रहा था, क्योंकि ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ईरान के पूरे पावर प्लांट हमारे निशाने पर थे, ईरान के ऑयल फील्ड भी हमारे टारगेट पर है। ईरान को किसी हालत में परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। ईरान के पास इनरिच यानी शुद्ध यूरेनियम नहीं रहेगा। न्यूक्लियर डस्ट हटाने में जरूर ईरान मदद करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और जहाज वहां से गुजरते रहेंगे। कोई देश ईरान को हथियार देगा तो उस पर टैरिफ लगाएंगे। ऐसे देशों पर 50% टैरिफ लगेगा और यह अभी से लागू है। जवाब में ईरान ने कहा, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर क्रिप्टो करेंसी शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही जहाजों पर हथियारों की निगरानी की जाएगी। इजाजत के बिना गुजरने की कोशिश की तो नष्ट कर दिया जाएगा। लेबनान में हमला नहीं रुका तो तेल अवीव पर बमबारी करेंगे। इजराइल ने जवाब दिया, सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ युद्ध विराम नहीं है। बेरूत, बेका और दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है। 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह मुख्यालयों को निशाना बनाया गया है और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। सुनिए जरा, अब ये एक तरफ जुबानी जंग वहां हो रही है, भारतीय सियासतदान देखिए जरा क्या कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ईरान जीत गया। और जिस तरह से कल उन्होंने ह्यूमन चेन बना करके अपने संयंत्रों की, अपने ठिकानों की हिफाजत के लिए अपने देश के साथ मरने मिटने का भाव दिखाने का काम किया, वो सबको सीखना चाहिए। मोदी जी का शुरू से इस बात का कहना था कि इस संकट का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए। और कुछ लोग जो है वो डींगबाजी की डिप्लोमेसी पर यकीन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो साइलेंट डिप्लोमेसी थी, बहुत लाउड एंड क्लियर डिप्लोमेसी थी, उसको पूरी दुनिया ने उसका सम्मान किया है। एक सीज फायर हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है और एक संदेश भी है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को, अमेरिकन स्टेट को, कि रेजिम चेंज या सिविलाइजेशन खात्मे की बात हर जगह नहीं होता। ये लड़ाई बंद होनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत भी इसमें मदद करेगा। काफ़ी अमेरिका का दोस्त है कि उनसे भी इस तरफ को ले जाएगा, कि क्योंकि हम पे भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा इसका। अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है कि उन्होंने ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने ईरान डट के खड़ा हो गया और उनका जो जालिम बगल बच्चा है इजराइल, उसको भी अच्छा सबक सिखाया कि यहाँ तक कि वो मजबूर हो गए नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है, हमारी विदेश नीति चौपट कर दी। भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, चौपट बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो शाहबाज की पीठ थपथपाएंगे, लेकिन असल में शाहबाज ने अपनी फजीहत कराई। देखिए जरा, शाहबाज शरीफ ने ट्वीट करके रिक्वेस्ट की थी। पहली चीज तो यह कि क्या जंग रुकवाने की रिक्वेस्ट ट्विटर पर की जा सकती है? क्या दुनिया के दो बड़े मुल्कों की जंग ट्विटर पर रुकवाई जा सकती है? लेकिन शाहबाज ने ट्वीट किया, लेकिन पकड़े ऐसे गए कि नीचे आप देख रहे हैं, ऊपर उनका ट्वीट है, नीचे ड्राफ्ट ट्वीट है। और ड्राफ्ट ट्वीट का मतलब होता है ट्वीट किसी और ने भेजा, ट्वीट को फिर से ठीक किया गया। क्या यह ट्वीट किसी ने करवाया शाहबाज से? बहुत से लोग कह रहे हैं अमेरिका ने करवाया कि रिक्वेस्ट करो कि सेटलमेंट हो जाए और उसके बाद फिर ट्रंप सामने आएंगे। तो पाकिस्तान ने सामने आकर, और बेशक पाकिस्तान के नेता अपने पीएम की पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन उन्होंने अपनी फजीहत करवाई है। देखिए जरा कैसे पकड़े गए शाहबाज। तो आपको बताऊं, कॉपी पेस्ट में शाहबाज फंस गए। सीजफायर के लिए ट्रंप जिस पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं,
लेकिन एक ट्वीट को लेकर शाहबाज की भारी फजीहत हो रही है। ईरान अमेरिका सीजफायर को लेकर शाहबाज ने एक पोस्ट शेयर किया, लेकिन कहा यह जा रहा है यह मैसेज किसी और ने लिखा था। इसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान के पीएम का संदेश। शाहबाज ने बिना इस लाइन में बदलाव किए इसे पोस्ट कर दिया। पोस्ट में ड्राफ्ट शब्द पर सोशल मीडिया पर शाहबाज ट्रोल हो गए। इसे शाहबाज के हैंडल से उसी तरह पोस्ट कर दिया गया। कुछ यूजर्स ने उनके एक्स पोस्ट की एडिट हिस्ट्री शेयर कर दी, जिससे पता लगा कि पोस्ट में बड़ा बदलाव किया गया। लेकिन पाक सीजफायर को लेकर इतना उतावला क्यों था? अमेरिका के बड़े हमले का असर दरअसल पाकिस्तान पर हो रहा था। पाकिस्तान को ईरानी शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ता। ईरान का पड़ोसी देश होने की वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ती। जंग के कारण पाकिस्तान में डीजल के दाम 500 के पार पहुंच चुके थे। रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन लग जाता। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाक की हालत और मुश्किल हो जाती। सऊदी अरब पर बड़े हमले होने पर पाक को भी जंग में शामिल होना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इस तरह का समझौता किया है। पहले भी दखल देकर बातचीत से जंग रोकने की कोशिश की थी। ट्रंप की धमकी के बाद शाहबाज और असीम मुनीर फिर एक्टिव हुए। शरीफ और मुनीर ने अमेरिका और ईरान से लगातार फोन पर बात की। दोनों देशों से 2 हफ्ते तक हमले रोकने की अपील की और इसके बाद अमेरिका ईरान दोनों में सीजफायर पर सहमति हुई। सुनिए जरा पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर हम अमेरिका के साथ हैं तो ऑब्वियसली हम, इसका मतलब इजराइल के साथ हैं। वैसे तो हम 80 साल फलस्तीन के साथ खड़े हैं, अब ईरान के साथ खड़े। मेरे ख्याल है हमें थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए। हम थक गए 80 साल से खड़े खड़े। अपने साथ खड़े हो जाएं, अपने बलूचिस्तान के साथ खड़े हो जाएं, अपने अफगानिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। पहले अपने मसले हल कर लें और एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, हम यहाँ पर अमन ला सकते हैं, हमारी जो लड़ाइयां उसको हम खत्म कर सकते हैं, तभी हम आगे बात करेंगे। एक तरफ हम इजराइल को बुरा भला कहते जा रहे हैं और वो ट्रंप जो इजराइल की ही वॉर लड़ रहा है, इजराइल के साथ हर तरह से मदद कर रहा है इजराइल की, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा दोस्त है, ये तो हमारे साथ है। तो ये खुद कंफ्यूज है, साथ ये पब्लिक को भी कंफ्यूज कर। और ये जंग के मैदान के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको महाठगों से मिलवाने जा रहा हूं। यूपी में जामताड़ा का भांडाफोड़। जामताड़ा में ऐसे ठग वैसे यूपी के कानपुर में, ये देख रहे हैं। पुलिस ने एक्शन लिया है। ये दर्जनों गाड़ियों का काफिला, 17 गाड़ियों का काफिला रेड करने पहुंचा। और फिल्मी स्टाइल में ये रेड हो रही है। और उसके बाद मौके पर देखिए पुलिस डिप्लॉय की गई। ये आप देख रहे हैं, खेतों में मेड़ के बीच पुलिस मेड़ आगे बढ़ रही है। पुलिस ने बड़ा घेरा डाला। 70 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। और उसके बाद देखिए जरा, जहां ये ठग छिपे हुए थे, ये इनके हाइड आउट से जहां छिपे थे, इस तरह से झोपड़ी बनाकर अलग अलग जगह छिपे थे। और उसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। फिर पुलिस ने इन्हें वार्निंग दी, पुलिस ने चेतावनी जारी की। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो चारों तरफ से। और फिर देखिए जरा, एक एक करके गिरफ्तारियां हुई। 20 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है गांव से। चलो वहीं चलो वहीं चलो वहीं चलो। और इसमें कई लड़के पढ़ने वाले भी थे। देखिए अब क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। यूपी के कानपुर से 20 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई। कानपुर पुलिस ने स्पेशल अभियान के तहत इन्हें गिरफ्तार किया है। ये लोग कई एकड़ के फैले खेत के बीच बनी झोपड़ियों से काम करते थे। देश भर के लोगों से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करते थे। लोगों से बैंक लोन, आवास योजना के नाम पर पैसे ऐंठते थे। कई बार ऑनलाइन लॉटरी जीतने का झांसा दिया करते थे। और इसी बीच 17 गाड़ियों में 70 पुलिसकर्मियों ने छापा मारा। पहले पुलिस टीम मौके पर सादे कपड़े में रेकी करने गई, फिर ड्रोन से पूरे इलाके की रेकी की और ठगों की घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर हड़कंप मचा और 15 आरोपी फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 20 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी ठग
5वीं, 8वीं और 11वीं के स्टूडेंट हैं। पुलिस के मुताबिक एक ठग एक दिन में 50 से 60 कॉल करता था। ठगी के जरिए ये लोग हर दिन लाखों रुपए कमाते थे और पुलिस को इनकी झोपड़ियों से कई लैपटॉप, मोबाइल भी मिले। साथ ही एक्टिव सिम कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पुलिस ने जब्त की। पुलिस ने सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। ने रेड करा, रेड करने के बाद 20 लोगों को पकड़ने में कामयाबी मिली है और इसके करीब 17 लोग फरार हो चुके हैं। वहां पर महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है और इस गैंग के जो लड़के हैं वो 5वीं पास से लेकर के 12वीं फेल तक हैं। इन्होंने ये साइबर फ्रॉड की सीखा है और बाद में आकर के यहाँ अपने गांव में ये धंधा शुरू कर दिया था और इनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनके पास जो नकली आधार कार्ड है वो बरामद हुए हैं। ये सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी होते हैं उनको टेलीफोन करते थे और उनसे फीस के तौर पे पैसा मांगते थे। आइए अब एक और दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे 3 बाबू चपरासी बन गए और डीएम ने यह किया है। यह तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको। टेस्ट में फेल हो गए तो 3 बाबू चपरासी बन गए। कुछ ऐसा हुआ, डीएम ने इनका टेस्ट लिया और टेस्ट में पास नहीं हो सके। आइए अब आपको पूरी खबर बताऊं। कानपुर डीएम ने 3 क्लर्कों को पद घटाकर इन्हें चपरासी बना दिया। हिंदी टाइपिंग ना कर पाने की वजह से तीनों पर एक्शन हुआ। दावा है तीनों 1 मिनट में 25 शब्द टाइप नहीं कर पाए। 2 साल पहले तीनों क्लर्क की ज्वाइनिंग कलेक्ट्रेट में हुई थी। ये लोग मृतक आश्रित कोटे से भर्ती हुए थे, यानी परिवार में किसी की मौत के बाद इन्हें की सरकारी नौकरी लगी। नियमों के अनुसार 1 साल के अंदर टाइपिंग टेस्ट में पास होना होता है। ज्वाइनिंग के बाद 2 बार टेस्ट हुआ और दोनों बार ये तीनों फेल हो गए। 2024 में सुधार का मौका मिला, लेकिन 2025 में भी नतीजा वही रहा, फिर फेल। बाद में समीक्षा रिपोर्ट देखने के बाद डीएम ने सभी पर एक्शन लिया। तीनों जूनियर क्लर्क थे, अब डिमोट करके चपरासी बना दिया गया। फिलहाल इन लोगों की सैलरी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। डीएम ने कहा है कि दस्तावेज तैयार करने के लिए टाइपिंग जरूरी है। बुनियादी कौशल न होने पर एक्शन लेना जरूरी हो गया था। सुनिए जरा अब डीएम साहब क्या कह रहे हैं। 2023 में मृतक आश्रित के रूप में जो है 3 कर्मचारियों की जो है मृत्यु हुई थी और टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर पास नहीं करते हैं तो उनको एक और मौका दिया जाता है। उसी के क्रम में टेस्ट हुआ था, 2 बार टेस्ट कराए गए थे वहाँ पे। उन्होंने अपेक्षित जो गति होती है वो प्राप्त नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है आदेश करके उनको चलो श्रेणी पद पे जो है नियुक्ति प्रदान की गई है। राइट, इस खबर के बाद अब कुछ सियासी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनाव से पहले वहां तपिश बढ़ गई है। बंगाल में चुनाव और गेट आउट पर तनाव। सबसे पहले तस्वीर देखिए। ममता बनर्जी ने आज नॉमिनेशन करना था, उससे पहले उन्होंने पदयात्रा की। उसके बाद ममता बनर्जी मंच पर नजर आई। दीदी का नया अंदाज मंच पर दिखा। और दूसरी तरफ उसके बाद भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। ममता के खिलाफ इस सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। शुभेंदु ममता बनर्जी को पहले नंदीग्राम से चुनाव हरा चुके हैं, लेकिन एक दूसरी लड़ाई चल रही थी चुनाव आयोग के दफ्तर में, टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच। बंगाल चुनाव को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग आमने सामने। टीएमसी सांसदों ने चुनाव आयोग पर खराब बर्ताव के आरोप लगाए। दरअसल टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। टीएमसी नेता एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में अपनी बात रखना चाहते थे। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई डेरेक ओब्रायन कर रहे थे। डेरेक ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमें सिर्फ 5 मिनट में भगा दिया। डेरेक ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसदों को गेट आउट कहा गया। उन्होंने आयोग को ऑडियो या वीडियो जारी करने की चुनौती भी दी। उधर सूत्रों के मुताबिक डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयुक्त को बोलने से रोका था और सूत्रों की माने तो डेरेक ने चिल्लाते हुए चुनाव आयुक्त को चुप रहने को कहा था। टीएमसी के साथ बैठक खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्स पर पोस्ट किया
लिखा, बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित और हिंसा रहित होंगे। बंगाल में SIR पूरा होने के बाद 91 लाख वोटरों के नाम काटे गए। अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7 करोड़ 66 लाख थे, अब 6 करोड़ 76 लाख वोटर हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार हमलावर है। साथ ही TMC की नाराजगी चुनाव के वक्त तबादले को लेकर भी है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैठक शुरू होने के 7 मिनट के भीतर ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे क्या कहा, दफा हो जाओ, हम संसद में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं। अब तो चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ साथ जो है वो TMC भी निपटती जा रही है। अब जो बचा खुचा चुनाव का समय है उसमें अपनी ऊर्जा जो है वो चुनाव लड़ने में लगाएं, ना कि चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रहे हैं। अब इसी तरह से आप चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव आयोग से भिड़ते रहेंगे तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आपको इसी चुनाव आयोग के पास जो है अपनी पार्टी की मान्यता बचाने के लिए जो है गुहार लगानी पड़े। अंग्रेजी में 2 उस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का लिसनिंग कोशेंट बहुत नीचे है। आप ये सोच के देखिए कि मैं इससे पूर्व कम से कम 3, 4, 5 मुख्य चुनाव आयुक्तों से मिल चुका था। मेरी ये टिप्पणी कभी नहीं हुई थी। तो अभी चुनाव है, चुनाव से पहले और चुनाव तक चुनाव आयोग निशाने पर रहेगा। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी और परिवार में सुख, शांति और खुशी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम। कितने भी धन दौलत हो, लेकिन परिवार में अगर सामंजस्य और प्रेम नहीं है तो रिश्ते भी बिखर जाएंगे और रुपए पैसे काम नहीं आएंगे। एक परिवार और 3 संतों की कहानी में लाइफ का यह बड़ा फंडा छिपा है। एक बार एक गांव में 3 संत पहुंचे। संतों के नाम थे धन, सफलता और प्रेम। तीनों कुटिया बनाकर गांव में रहते और भिक्षा मांगकर जीवन चलाते थे। संतों ने एक बार एक महिला से भोजन मांगा। महिला ने कहा, पति खेत पर है और बेटी स्कूल गई है। संतों ने कहा, जब आपके पति बेटी लौटेंगे तभी हम भोजन के लिए आएंगे। शाम को पति और उनकी बच्ची घर लौटी। महिला ने पति और बच्ची को संतों की बातें बताई। पति ने कहा, संतों को आदर के साथ भोजन के लिए बुलाओ। महिला संतों के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, हम एक साथ किसी घर नहीं जाते हैं, तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। महिला घर लौटी और पति से पूछा, किसे बुलाएं? पति ने कहा, धन को बुलाओ ताकि हम अमीर बन जाएं। महिला चाहती थी कि सफलता को बुलाया जाए ताकि उनकी बच्ची कहती है हमें प्रेम को बुलाना चाहिए क्योंकि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। बेटी की बात मानकर महिला ने प्रेम नाम के संत को बुलाया। धन और सफलता भी उनके पीछे आ गए। महिला ने पूछा, आपने कहा था एक ही आएगा, अब तीनों क्यों आए? संतों ने उत्तर दिया, अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल वही आता, लेकिन प्रेम को बुलाने पर धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। इस कहानी के जरिए बड़ा फंडा दिया, जब घर परिवार में प्रेम, सहयोग और स्नेह होता है तो रिश्ते मजबूत बनते हैं, समझ बढ़ती है और धीरे धीरे सुख समृद्धि भी अपने आप आने लगती है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।